नक्शे को तो नहीं पूछूंगा, तो सबने खा लिया, ठीक है, जो था खा लिया वो आपका है। तो मैं अपना वर्कशॉप सेमिनार को कंटिन्यू करूँगा। तो हमारे जो सेकंड लास्ट आज के स्पीकर जो ऑलरेडी 20 मिनट वेस्ट हो चुके हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो प्लान साहब अवेलेबल है आगे, तो वो अपना आएंगे और अपना प्रेजेंट करेंगे लेक्चर। सर प्लीज़। I am very thankful to Internet Society of Artificial Intelligence to arrange such a great seminar. Basically इस सेमिनार को अरेंज करने का पर्पज़ ये था कि हमारे जो जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप गाजी यूनिवर्सिटी के हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ DG फार्म में हैं, उनको AI के बारे में एक अवेयरनेस सेशन देना था कि जो AI है हमारी रियल वर्ल्ड लाइफ में कैसे और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हम अगर देखें तो हम जस्ट ये सोचते हैं कि AI जो है वो जस्ट ChatGPT है, कि जो हमें असाइनमेंट बना देता है, जो हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। कि हम यही सोचते हैं ना कि जस्ट हम इससे अपने असाइनमेंट्स, पेपर सॉल्व, ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप इसको डीपली देखें तो ये हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ में एग्जिस्ट जहाँ पे कर रहा है ये। तो वो हम जो हमारी एप्लीकेशंस है वो भी देखेंगे आगे जाके। आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि जो ऑडियंस हमारी बैठी है, स्टूडेंट्स जो है, ये प्रीवियस सेशन वाले हैं या ये न्यू स्टूडेंट्स आए बैठे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये सुबह से AI सुन रहे हैं, तो अब इनके अंदर कैपेसिटी है सुनने की या नहीं। ये पहले वाले बैठे हैं या नए स्टूडेंट आए हुए हैं? पहले वाले हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कि आपको एक फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी। अब इसमें जो है हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो AI है वो कैसे हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जैसे हमारा टॉपिक है, आपको नज़र आ रहा है, ड्राइविंग क्रॉस सेक्टर्स collaboration to solve real world problems using AI powered solutions। तो मैं आपको कुछ इनकी अपना इंट्रोडक्शन इसमें करवा देता हूँ। My name is Mohammad Siqlain Sijal। Currently I am lecturer Computer Science, University of Management and Technology, Sialkot। Basically मैं भी जनूबी पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो आप लोगों की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको इस लेवल पे AI के अबाउट एक सेशन दिए जा रहे हैं, जिससे आपसे कोई इसका जो है वो पे नहीं लिया जा रहा, मतलब पेड नहीं है, फ्रीली आपको ये सेशंस अवेलेबल हैं कि आप आएँ, चीज़ों को सीखें और इन्हीं को अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, एजुकेशंस में पुट करें। तो अगर हम 5 साल 6 साल पहले जाएँ तो इस तरह की कोई अवेयरनेस नहीं होती थी। जितनी भी ये इनोवेशंस आ रही है डिफरेंट सोसाइटी, जैसे हम थैंकफुल है इंटरनेट सोसाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कि उन्होंने हमारे एरिया को सिलेक्ट किया कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस सेशन दिए जाएं। और ये जो 5th 6th 7th ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे बैठे हैं, अगर उनको इस सेमेस्टर में ये सेशंस दिए जाते हैं तो वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में जो एप्लीकेशंस AI की हैं, जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, आप उनके ऊपर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जाके ये जो एप्लीकेशंस है आपके जो है वो प्रैक्टिकली हम उसके सेशंस करवाएं, जिसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, उनको जो है अवार्ड दिए जाएँ, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएँ। लेकिन वो तब होगा जब आप लोग इसमें इन होंगे, इन्वॉल्व होंगे, इंटरेस्ट लेंगे। जस्ट ये नहीं है कि बात को सुना और स्किप कर दिया। तो हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है जहाँ पे AI एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 1 पे आप देखें तो मार्केटिंग है, कि मार्केटिंग में AI जो है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ये आगे जाएंगे तो फर्दर इसकी स्लाइड है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ।
उसके बाद फाइनेंस है, फिर हमारी मिलिट्री है, वहाँ पे भी एआई को एग्जिस्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो टेलीकम्युनिकेशंस है, सेल है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, उसके बाद जो है सप्लाई चेन आ जाता है, बहुत सारी एजुकेशन आपका है कि आप जहाँ भी देखें हर घंटे बाद, 2 आवर्स बाद, 3 आवर्स बाद आप जो है एआई को टच कर रहे होते हैं, एआई से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया आपके मोबाइल फ़ोन में जो है आप फॉर एग्जांपल फेसबुक चलाते हैं, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम जो है वो काम कर रहे होते हैं। वो कैसे कि आप एक पोस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टे करते हैं, तो आपने नोट किया होगा जब आप फर्दर स्क्रॉलिंग करेंगे तो उससे रेलेवेंट पोस्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा होता है ना, बेसिकली इसके बिहाइंड जो है वो एआई काम कर रही होती है, जो आपके डाटा के बिहाफ पे रिकॉग्नाइज करती है कि जो हमारा यूज़र है वो क्या चाह रहा है। आप एक वीडियो देखते हो, अब उसके ऊपर थोड़ा सा स्टे करते हो, तो 2 मिनट्स बाद स्क्रॉलिंग करोगे उससे रेलेवेंट ही वीडियो आएगी। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है, हमने मार्केटिंग को देखा, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। सब पहले जो होता था वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आ जाता है कि हम फोन्स कॉल करते थे कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, आपने इसको देखना है, आपने इसको बाय करना है, ये आपके इस काम के लिए होगा। या हम जो है कोई लेटर भेजते थे, या हम उसको टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं, या फिर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि हमें जो है किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट्स नज़र आ रही होती है कि जी ये चीज़ लॉन्च हुई है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये इदारा ओपन हुआ है, इस तरह से। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से टोटली डिफरेंट है। इसमें हम देखें कि एडवर्टीजमेंट के लिए हमारे पास यूट्यूब अवेलेबल है। यूट्यूब में क्या होता है कि जो भी कोई नई प्रोडक्ट आ रही है, कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा है, तो उसके एड्स आपको शो हो रहे हैं। किसी को ज़रूरत नहीं है किसी को कॉल करने की, या किसी जो है मैगजीन्स में उसको न्यूज़ देने की कि मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, या मैं ये इदारा ओपन कर रहा हूँ, या मैं ये काम करने जा रहा हूँ। आप पेड कैंपेन के थ्रू जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं, आप फेसबुक को टारगेट कर सकते हैं, ट्विटर को कर सकते हैं, यूट्यूब को कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली हो रही होती है। लेकिन ये एक बात है इसमें कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो फ्री में हमें अवेलेबल होती थी, और जो है बाकी चीज़ें पेड हुआ करती थी, तो कम मतलब के पेड हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखें तो मोस्टली चीज़ें जो है वो पेड है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जो टाइम है वो ख़त्म कम हो जाता है। उसके बाद आप अपने टारगेटेड ऑडियंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड देता हूँ, तो मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ कि ये ऐड मेरी किस एज के ग्रुप को जो है शो होनी चाहिए, किस कंट्री के लोगों को शो होनी चाहिए, किस एरिया के लोगों को शो होनी चाहिए, तो मैं इसमें स्पेसिफाई कर लेता हूँ। और इसी तरह आप बाकी वेबसाइट्स देखते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो इसके फिर हम देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या है। जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, इम्पैक्टफुल है। इम्पैक्टफुल क्यों है? क्योंकि हम हर एक को कॉल्स करके अपनी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करवाना चाह रहे होते हैं, उसको समझाते हैं, उसके अबाउट प्रॉपर उसको गाइड कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि ये परमानेंट होता है। अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ, किसी को कॉल करके कोई चीज़ समझाता हूँ, तो वो हमारे लिए परमानेंट बन जाता है। क्या वजह होती है? क्योंकि मैंने उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन की है। अगर उसका कोई क्वेश्चन था तो उसने पूछा, मैंने उसको समझाया, तो इस वजह से ये परमानेंट बन जाती है और मेमोरेबल भी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उसको क्लियर की हैं। अब इसके जो है वो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? इससे हमारे हार्ड टू मेजर होता है। हम ये मेजर नहीं कर सकते किस एरिया, किस एज के ग्रुप को हमने टारगेट करना है। फिर उसके बाद एक्सपेंसिव है। जाहिर है कि जब आप इंडिविजुअली हर एक पर्सन को टारगेट करेंगे, कॉल करेंगे, जाके मिल के एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसमें आपकी ट्रैवलिंग कास्ट आएगी, उसमें आपकी लेबर कास्ट आएगी, कि आपको मुख्तलिफ बंदे हायर करने पड़ेंगे कि जो हर एक एरिया में, हर एक कंट्री में, हर एक स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाके उसके एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। फिर इसमें नो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि एक जो एडवर्टीजमेंट करने वाले
उनके लोग होते हैं जो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, उनका कस्टमर्स के साथ या जो यूज़र्स होते हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लाइक कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, मैं अपने जो BS लेवल का इदारा है उसके बारे में एडवर्टाइज़ करता हूँ, तो मैं स्टूडेंट के साथ हो सकता है कि वो मुझे डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करने दें, वो मुझे कहेंगे मुझे ब्रोशर दे दें, हम आगे जो है आपका पैगाम पहुंचा देंगे। लेकिन जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें अगर देखें तो वहाँ पे हमारा जो है हर एक यूज़र्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर उस चीज़ को देख रहा होता है, और अगर उसका कोई क्वेश्चन होता है वो वहीं पे कमेंट करता है, वो उसके रिव्यूज़ चेक करता है, वो डिटेल लेता है, फ़ी कितनी होगी, प्रोग्राम कौन से होंगे, फैसिलिटी कौन सी है। हर एक इंडिविजुअल को राइट होता है कि वो वहाँ पे कमेंट्स कर सकता होता है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता होता है। वो सारे, अगर वो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनी हुई है तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें व्यू भी कर सकता है। फिर उसके बाद है मेजरेबल है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किस एज, जैसे मैंने पहले बताया, किस एज के लोगों को, किस ग्रुप के लोगों को, किस एरिया में जाके जो है ये मेरा जो ऐड है, ये जो मेरी एडवर्टीजमेंट है ये एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद टारगेटेड, जैसे मैंने आपको लोकेशन की बात की है कि आप इसमें लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं ताकि उसी स्पेसिफिक लोकेशन में जाके आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो शो हो या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे सकें। फिर इसके जो है कुछ लॉसेज हैं, ये परमानेंट नहीं होती क्योंकि हम इसमें पे करते हैं, हमें इसमें ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपकी जो ये एडवर्टीजमेंट है या जो ये जो ऐड है ये 10 दिन चलेगा, हम उसका पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $10 पे किए हैं तो वो आपको टाइम स्लॉट दी जाती है कि आप इसको, ये जो आपका ऐड है ये 1 वीक के लिए जो है वो शो होगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये होता है कि आप इन्वॉल्व रहते हैं अपने यूज़र्स के साथ। जब आपका ऐड एक शो हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो वहीं पे आपसे कांटेक्ट करता है, आपका कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ होता है, जो भी आपकी टीम होती है फर्दर उसको गाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है व्हाट AI इन मार्केटिंग। अब AI मार्केटिंग में एग्जिस्ट कैसे करती है? बेसिकली जो AI होता है वो हमारे डाटा के बेस पे एनालिसिस करता है, प्रेडिक्शंस करता है, देन हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। AI कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खुद से सारे काम करे। जब आप कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे तभी जाके उसके ऊपर वो एनालिसिस करेगा, उसके बिहाफ पे आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होके मिलेंगे कि आया कि वो रिजल्ट्स ठीक है या नहीं है। जिस तरह का आप उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग्स आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके डाटा की क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने हैं। अगर आपके डाटा की क्वालिटी पुअर है, अच्छा नहीं है, रिपीटेड वैल्यूज़ है, उसमें नल वैल्यूज़ वगैरह मौजूद हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी उसके अच्छे नहीं मिल रहे। फिर कुछ चैलेंज आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केटिंग में। सबसे पहले प्राइवेसी इशू आता है कि जो यूज़र है उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड देता हूँ कि आप इस पे आएँ, लॉगिन हो और आप इससे फॉर एग्जांपल पैसे कमाएं, मिसाल के तौर पे मैं इस तरह का कोई ऐड देता हूँ, तो उसमें हर एक बंदा जाएगा, वो उसको लॉगिन करेगा, उसमें वो अपने पर्सनल डाटा पुट करता है, अपना एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, ID कार्ड होता है। तो ये इसमें प्राइवेसी इशू हैं कि यूज़र्स की प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है कि कुछ ऐसी फेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपके डाटा की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते, फिर उनको जो है इलीगली यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे आप लोग देखें हमारे नादरा का डाटा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ पे आप किसी का फ़ोन नंबर ID कार्ड पुट करें तो आपको उसके नंबर्स या डिटेल सारी मिल जाती है। तो ये जो है अनएथिकल है सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा डाटा प्राइवेसी का इशू है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है AI के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग टाइम एंड डाटा क्वालिटी है। अब ट्रेनिंग टाइम एंड डाटा क्वालिटी, जैसे मैंने पहले बात की, अगर आपके डाटा की क्वालिटी अच्छी होगी तो जो AI है आपके डाटा को अच्छी तरह से ट्रेन करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट जनरेट करेगा। अगर आपके डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप उसे क्वालिटी का डाटा नहीं देते, तो वो उसमें डेफिनेटली आपको पुअर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस आ जाती है, मार्केटिंग लैंडस्केप आ जाता है चेंज। अब चेंज मार्केटिंग लैंडस्केप में बेसिकली जैसे जैसे मार्केट्स में इनोवेशंस आ रही है AI उसको अडॉप्ट कर रहा है।
एआई उसको अडॉप्ट करके उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम डिफरेंट स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे डेस्कटॉप्स सिस्टम आपको नज़र आते हैं कि वो बार कोड लगाते हैं और उससे जो है वो आपका बिल जनरेट्स हो रहे होते हैं और वो उनको ये भी बता रहा होता है कि आपके स्टोर में इतने आइटम्स पड़े हुए हैं। ये कैसे जैसे जैसे चेंज आया कि मैनुअल सिस्टम को हमने ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म किया, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम अपने नंबर्स ऑफ क्वांटिटी जो हमारे पास अवेलेबल होती है उसको पुट करते हैं। देन जो है उससे जितनी भी प्रोडक्ट्स अगर सेल हो रही है जो आपकी रिमेनिंग स्टॉक में पड़ी है वो भी आपको उसमें नज़र आ रही होती है। फिर आता है गेटिंग मैनेजमेंट्स बाय। अब जितने भी इदारे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को बाय कर रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम ख़त्म हो रहा है। ट्रेडिशनल सिस्टम ना यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है ना वो जो है मार्केट के लिए यूजेबल है। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें बहुत सारा जो है वो डाटा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप उसमें एआई को लेके आएंगे तो आपके डाटा की जो है वो सेव भी लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रख सकते हैं और आपने उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को देखना है वो भी आप इसमें से कर सकते हैं। फिर कुछ जो हमने पहले डिस्कस किया वो चैलेंज थे। अब इसके बेनिफिट्स, जाहिर है कि हर एक चीज़ के अगर कोई चैलेंज होते हैं तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है, चैलेंज से ज़्यादा उसका फ़ायदा भी होता है। अब ये रियल टाइम पर्सनलाइजेशंस है। उसके बाद इन्हांसमेंट मार्केटिंग मयरमेंट है कि आप जो है इसमें अपने मार्केटिंग को मयर कर सकते हैं कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। जैसे आप लोग अक्सर जो है वो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हैं वो टिकटॉक ज़्यादा बनाते हैं, तो वो जब टिकटॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा चल रहा है, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, ऑडियंस ज़्यादा हो, व्यूज़ ज़्यादा है, फॉलोअर्स हमारे ज़्यादा हो। तो ये यही चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फास्टर डिसीजन मेकिंग, कि जब आप एक ट्रेंड को ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपकी डिसीजन पावर ज़्यादा हो जाती है। आप फ़ौरन डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा ट्रेंड में जा रहा है, अगर इसकी मैं वॉइस ओवर लगाता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ऐसा होता है ना। उसके बाद इंक्रीज कंपेन रॉय। बेसिकली इसमें होता है कि अगर एक चीज़ जो आप डिजिटल मार्केटिंग की यूज़ कर रहे हैं उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं और पैसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ट्रेडिंग में होता है, अगर आपको स्टार्ट में $5 $10 मिल जाते हैं तो आप कहते हैं कि अब मैं 15 की ट्रेड करूं, 20 की ट्रेड करूं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है हाउ टू यूज़ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। आप इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, आप इसमें ईमेल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, एसईओ कंटेंट राइटिंग में हम यूज़ कर रहे होते हैं, वॉइस और टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग है वहाँ पे भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हर जगह पे जो है एआई मार्केटिंग में एग्जिस्ट कर रही है। आजकल जितने भी वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं या एसईओ है, इसमें आप जो कीवर्ड्स हैं वो आप लिखवा रहे होते हैं जो ट्रेंडिंग्स पे चल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। मोबाइल टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, कंटेंट टेस्टिंग है, बिहेवियरल डाटा होता है। इसमें बेसिकली आप देखें तो ये डिफरेंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। फेसबुक जो है वो सबसे बड़ा वे है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। क्यों ज़्यादा लगाया जाता है? क्योंकि फेसबुक के ऊपर यूज़र ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक के ऊपर यूज़र ज़्यादा है, जिस वजह से फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। उसके बाद आता है यूट्यूब दूसरे नंबर पे, कि यूट्यूब के ऊपर उसके बाद पैसा लगाया जाता है। फिर इसी तरह जो है वो इंस्टाग्राम आता है, फिर इसके बाद ट्विटर आ जाता है। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है वो वैलिड है, अवेलेबल है। जैसे टिकटॉक है, किसी कंट्री में बैन है, किसी में चल रहा है, इसमें थोड़ी सी जो है फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत कम जो है वो पैसा लगाया जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। फिर हमारे पास आता है एआई की क्या पावर है कि हम इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहले ये इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम है जो लोगों के बिहाफ पे जो है चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, रीड कर लेता है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक
पोस्ट को देखा या एक लोगो को देखा, कोई इमेज को देखा, तो फर्दर जो है आपके इंटरेस्ट को देखते हुए उससे रेलेवेंसी की जो पोस्टें होंगी या जो कंटेंट होगा वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में बेसिकली वीडियोस आ जाती हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ मूवमेंट्स हो रही होती है कि आप एक वीडियो देखते हो और आपके उस क्लिक्स को जो है एल्गोरिथम्स आपकी क्लिक्स को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फिर टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें आप कमेंट्स के बेस पे या टेक्स्ट की बेस पे अगर आप उर्दू के टेक्स्ट को ज़्यादा व्यू करते हो तो फर्दर उर्दू की पोस्टें ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह सोशल मैनेजमेंट आ जाती है, मीडिया मैनेजमेंट, कि अगर आप कोई न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो तो उससे रेलेवेंसी जो है वो आपको न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। एसईओ में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये ऑटोमेटेड कीवर्ड रिसर्च है कि इसमें अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तो उसमें ऑटोमेटेड कीवर्ड रिसर्च जो है एआई के थ्रू कर सकते हैं। आप उसको प्रॉम्प्ट दें और उससे जो है आपको जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होंगे वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें से जो भी आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होंगे आप उनको देख के यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन है। अब ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन में देखें तो हमें टीचर की तरफ से एक असाइनमेंट मिलती है और हम चैट जीपीटी के जाके वो प्रॉम्प्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एआई को रियल वर्ल्ड में अगर मैं हेल्थ केयर में अप्लाई करता हूँ तो उससे रेलेवेंट मुझे 5 ऐसी प्रॉब्लम बताएं जहाँ पे एआई यूज़ हो रहा है हेल्थ में, तो उससे हमें एक कंटेंट मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कंटेंट को रीड नहीं करते, कॉपी किया, कॉपी करके दूसरे दोस्त को दिखाया, वो क्या करेगा उसमें फिल्टर चेंज करके वही कंटेंट जाके आगे दे देगा। तो उसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि अगर एक प्रॉब्लम है मेरी, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं एआई से उसकी हेल्प ले रहा हूँ, तो जो एआई एटलीस्ट आपको सोल्यूशन देता है आप उससे भी सीखें। हमारा सबसे मसला यही है कि जब सोल्यूशन मिल जाता है तो हम सीखने वाली अमल को ख़त्म कर देते हैं, हम सीखते नहीं हैं। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि जो मैं सोच रहा था, जो मैंने कंटेंट दिया, कौन से गैप थे जो एआई ने फिल किए हैं। बेसिकली तो हमारी लर्निंग वहाँ से होगी ना कि जब हम अपने दिए हुए कंटेंट को जो है बाद में एनालाइज करेंगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ से थी। हम उसको कहते हैं कि मुझे ये जनरेट कर दें, क्रिएट कर दें। आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दें, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखें, अपना कंटेंट लिखें, फिर उसे बताएं कि इसको करेक्ट करें और इसको हाईलाइट करें कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे थी। तो जब आप इस तरह की सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो नेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन होगी या सर्चिंग होगी वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं कि मेरी वीकनेस कहाँ पे थी, कौन सा कंटेंट था, कौन सी लाइन थी, कौन से सेंटेंसेस थे जहाँ पे मेरे पॉइंट वीक थे और एआई ने मुझे इम्प्रूव करके दिए हैं। इससे हमारी जो है वो सेल्फ लर्निंग होगी, ना कि हम सारा कुछ एआई के ऊपर रिलाय कर दें। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज ट्रैफिक एंड साइट ग्रोथ। जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उसमें हम ट्रैफिक को अगर इंक्रीज करना चाहते होते हैं, साइट को बूस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट हमारे पास एआई टूल्स अवेलेबल्स हैं जो पेड होते हैं। उसके थ्रू जो है हम जैसे आप लोग ये मुख्तलिफ लोग टिकटॉक के ऊपर जो अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ से हमें पेड ऑडियंस भी मिल जाती है। हम फॉलोअर्स बाय कर रहे होते हैं, हम व्यूज़ बाय कर रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स जो है वो बाय कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेटेड एसईओ वर्क फ्लोज आ जाते हैं कि इसमें आप डिफरेंट कीवर्ड जो ट्रेंडिंग होते हैं वो ले लेते हैं और उसके थ्रू अपनी जो वेबसाइट होती है उसको ग्रो कर रहे होते हैं। वॉइस सर्च कंटेंट डिस्कवरी है कि आप वॉइस के थ्रू जो है मुख्तलिफ ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, जिससे आप वॉइस के थ्रू भी अपने कंटेंट की क्रिएशन कर सकते हैं। उसमें आप अपने जो है कीवर्ड्स वहाँ से ले सकते हैं। फिर हम देखें तो हमारी मिलिट्री में एआई एग्जिस्ट कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान इंडिया को अगर आप देख लें तो आप देखते होंगे एक ड्रोन उधर से आ रहा है, दूसरा ड्रोन उधर से आ रहा है, तो वहाँ पे क्यों कोई ह्यूमन पावर जो है
वो इन्वॉल्व नहीं होती थी कि ये कहाँ जाएगा। बेसिकली उसको बैकएंड से जो है वो मॉडरेट किया जा रहा होता है कि ये जो ड्रोन है ये कहाँ पे जाके हिट करेगा, अगर ये मिसाइल आ रहा है तो वहाँ कहाँ पे जाके ये हिट करेगा। तो उसको एक टारगेटेड लोकेशंस दी जाती हैं कि आपने कहाँ पे जाके हिट करना है। रिसेंटली आपने देखा होगा, ये आई थिंक सो कि कतर में हुआ है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ जो हुकूमत के लोग थे उनको इकट्ठा करके एक टारगेटेड लोकेशन बनाई गई कि वो जो मिसाइल्स जो ड्रोन्स जो होते हैं वो उसी जगह पे जाके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि एआई इन्वॉल्व होती है, एआई के भी हाफ पे ये सारा काम किया जा रहा होता है। बहुत सारे कंट्रीज़ जो है इसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, जैसे आजकल जो यूएसए है, रशिया है या चाइना है, इनके पास जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और बाकी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं से ये ड्रोन्स या टेक्नोलॉजी लेके आगे जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली थोड़ा कॉस्टली होता है जिसकी वजह से हर कंट्री में इसको अप्लाई नहीं किया जा रहा होता। तो अगर हम इसमें इसके एडवांटेज देखें तो बेटर डिसीजन मेकिंग आ जाता है नंबर 1 पे। बेटर डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्योंकि इसमें एक लोकेशन सेट कर दी जाती है कि आपने वहाँ पे जाके जो है टारगेट करना है। इसमें ये नहीं है कि मैं यहाँ टारगेट करूँ, यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा, जाए कि वो सोचते रहे। तो वो पहले से ही ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने इसको हिट कहाँ पे करवाना है। फिर उसके बाद अनमैन्ड व्हीकल्स एंड यूज़ ऑफ ड्रोन्स, ये आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ड्रोन्स हैं उसमें कोई मैंस पावर इन्वॉल्व नहीं होती, उसको जस्ट मॉडरेट किया जा रहा होता है जहाँ से उसको फ्लाई किया जाता है। फिर बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे आ गए हैं जो ड्राइव लेस है, लाइक कि उसमें कोई ह्यूमन पावर इन्वॉल्व नहीं है कि कोई उसको ड्राइव कर रहा हो, उनकी मूवमेंट हो रही, एआई के थ्रू जो है उसको टोटली मॉडरेट किया जा रहा होता है। बेटर टारगेटिंग पोटेंशियल है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो है टारगेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा होती है क्योंकि हम एक लोकेशन को फिक्स करते हैं और वो वहीं पे जाके हिट करता है। फिर इसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री रोबोट्स हैं। अक्सर जो हमारे मिलिट्री है वहाँ पे अक्सर यही एआई को आजकल के दौर में यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जितनी वॉर्स या अटैक्स होते हैं इनको कम किया जाए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। फिर इसमें कुछ चैलेंज आते हैं, जैसे हमने मार्केटिंग में देखा था, इसमें भी चैलेंज है। पहला चैलेंज क्या है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इसके लिए आपको बहुत सारे फाइनेंस बजट की ज़रूरत होती है। फिर इसमें आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, तो आप कैसे उसको जो है यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, तो आपको इसके लिए एक्सपर्ट हायर करने पड़ेंगे। फिर इसमें एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं कि एथिकल कंसर्न में बेसिकली ये आता है कि ऐसे लोग जो अगर कोई वार हो रही है या कहीं पे अटैक कर रहे हैं कि जो कसूरवार ही नहीं है उनको भी जो है वो उसकी ज़द में आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन को मारना है तो वो एक ग्रुप में बैठा हुआ है, जैसे रिसेंटली हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी एक पर्सन को जाकर टारगेट किया जा रहा हो, बाकी जो उसके साथ होते हैं अगर एक अटैक होता है तो बाकी भी उसके साथ चले जाते हैं। इसमें थोड़े से एथिकल कंसर्न भी है कि इनके ऊपर मज़ीद भी काम किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें क्राइम रिपोर्ट में तो मेरे ख्याल से रिसेंटली यूएसए ने एक ऐसी चिप बनाई है जो हमारे क्राइम्स करने वाले लोग होते हैं उनकी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है वो सही नहीं बता रहे होते कि उन्होंने ये क्राइम किया है या नहीं किया। उनको एक चिप लगा दी जाएगी, उनके माइंड का एनालिसिस किया जाएगा, ये अंदर क्या सोच रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, कि वो गलत बता रहा है या वो सही बता रहा है। तो ये इतने हद तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्क किया हुआ है और इसके ऊपर मज़ीद भी वो काम कर रहे हैं कि जो हमारे ये क्राइम्स होते हैं, ये इस तरह के अटैक्स जो हैं इनको कम किया जाए। फिर हमारे पास हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं कि हमारी हेल्थ में ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। आजकल आप देखिए, आप हॉस्पिटल जाते होंगे, आपको हर जगह पे कोई ना कोई एक मशीन नज़र आती है।
ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ सारे लोग जो बैठे हुए हैं, आप लेज़र करवाने जाते हैं हेयर रिमूवल के लिए। तो अब देखें, एक चीज़ है जो हमारे एक हेयर को डैमेज कर रही है, तो वो हमारी स्किन को डैमेज क्यों नहीं करती? सोचने की बात है। अब ये पहले जो है मशीन बनाने से पहले उसको ट्रेन किया गया है कि आपने किस चीज़ को डायग्नोस करना है और किस चीज़ का आपने सोल्यूशन देना है। इसके बिहाइंड बेसिकली मॉडल ट्रेन्स होते हैं, उनको उनकी कोडिंग की जाती है, उसको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, उसके बिहाफ पे उसका जो है एनालिसिस होता है, फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आप कोविड को देख लें, 2019 से 20 में हमारे पास कोविड आया, इससे पहले कभी ऐसी कोई डिजीज़ नहीं थी। तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा गया? डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया गया, उस डाटा के बिहाफ पे डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में उनके टेस्ट किए गए, फिर जो है उससे पैटर्न जनरेट हुए, उससे हमें सॉल्यूशंस मिले, लैब में उनके टेस्टिंग हुई, उसके बाद वो किसी एक पॉइंट पे जाके पहुंचे हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए ये हम अगर मेडिसिन यूज़ करेंगे तो इससे हमें रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह आजकल जो है जैसे हम बोन्स के ऑपरेशन होते थे, आजकल उसमें एआई को इन्वॉल्व किया जाता है, जो आपकी बोन्स होती हैं उनको बूस्ट करके अगर कहीं पे फ्रैक्चर आया उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसी तरह लेज़र के थ्रू डिफरेंट ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे जो है स्टोन्स के होते हैं। तो एक हमारी बॉडी है, अगर कहीं पे हमें स्टोन है तो एक लेज़र जाके उसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को हिट कर रहा है। क्यों? वो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करता। इसके बिहाइंड यही रीजंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है, उसको ट्रेन किया गया है इस चीज़ के लिए कि आपने कहाँ पे जाके कौन से पॉइंट को हिट करना है, कहाँ पे उसको ठीक करना है। इसी तरह वेयरेबल डिवाइसेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं हार्ट फेलियर की बात करूँ तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, तो उनके पर्सनल डॉक्टर्स भी होते हैं कि एक वेयरेबल डिवाइस बनाई जाती है जो पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को कनेक्ट करती है। अगर एक पेशेंट जिसको ये डिजीज़ है, अगर उसको कोई मसला होता है तो उसके डॉक्टर्स को फौरी अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपका जो पेशेंट नंबर 1 है उसको ये अटैक्स होने वाला है, ताकि वो अर्ली जो है वो अवेयर हो जाता है और उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको जो है फ़ौरन रेस्क्यू कर लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर लेते हैं और एक वो जो होता है कि पेशेंट्स वो बच जाता है। इसी तरह हमारी हर प्रॉब्लम्स, हर डिजीज़ में एआई को आहिस्ता आहिस्ता एग्जिस्ट किया जा रहा है ताकि इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। इसकी इम्पोर्टेंस भी है हमारे पास। इम्पोर्टेंस में मैंने ये सारी चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन कर दी हैं कि हम हेल्थ में कहाँ कहाँ पे इसको जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई। हाँ, अगर हम देखें तो रिसेंटली हमारे स्टूडेंट थे बीएस के लास्ट सेमेस्टर के, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो था डिजीज़ डिटेक्शन एंड फूड रिकमेंडेशन सिस्टम। सबसे पहले ये क्या करेगा, डिजीज़ को डिटेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को बीमारी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको फूड रिकमेंड करेगा कि आपने ये चीज़ खानी है, इसके लिए आप ये चीज़ लेंगे तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इस तरह से एआई आपकी रियल लाइफ में, हेल्थ में अगर हम आगे जाएं तो एजुकेशन की बात आती है, मेडिसिन की बात आती है कि एग्जिस्ट कर रहा है, हमें वहाँ पे सजेशंस मिल रही हैं। इसी तरह मेडिसिन है, जैसे मैंने कोविड्स की बात की, इनको भी बेसिकली जब इनके लैब्स में टेस्ट होते हैं तो ये डिफरेंट पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, उनके भी हाफ पे ट्रेनिंग होती है, उससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं और फिर हम जो है उसके फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं अगर हम हेल्थ में एआई को यूज़ करते हैं तो। जैसे मैंने आपको लेज़र्स रिमूवल की बात की, जो आप हेयर रिमूवल के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें डेफिनेटली अगर फ़ायदा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे हेयर्स को वीक कर देता है, तो उसमें ये भी होता है कि वो कहीं ना कहीं पे हमारी स्किन को थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा होता है, वो वीक कर रहा होता है कि हमें उतना ही उसको यूज़ करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे
तो वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आए, ऑटोमोबाइल बेसिकली ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं आजकल हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। अब साउथ कोरिया देखें, साउथ कोरिया में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि जो ऑटो व्हीकल्स हैं जिसमें ह्यूमन पावर इन्वॉल्व नहीं होती, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ड्राइव कर रही हैं, आप बैठे उसको कमांड दें वो गाड़ी ट्रैवल कर पड़ेगी, वो खुद ब खुद ये जो है जज कर रही होती है कि आगे कितने डिस्टेंस पे और गाड़ी आ रही है, मैं टर्न कहाँ पे होना है, मैंने फ्यूल कहाँ से जो है वो फिल करना है। ये सारी चीज़ें जो है एआई के थ्रू कंट्रोल की जा रही हैं और नियर फ्यूचर ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा। इसमें फिर इसके बाद हम एजुकेशन सेक्टर में हैं कि एजुकेशन सेक्टर में भी एआई को यूज़ किया जा रहा है। अब बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हो चुके हैं। आपके क्लासरूम में एक कैमरा लगा हुआ होगा जो आप सब लोगों को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। आपने नोट किया होगा कि सम टाइम आप मोबाइल फ़ोन में पिक्चर्स, आपके मोबाइल फ़ोन में गैलरी में पिक्चर होती है तो हर एक पर्सन के ऊपर उसका नेम शो हो रहा होता है, देखा है कभी? तो वो क्या होता है कि अगर आप उस बंदे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जितनी पिक्चर्स होती हैं उसी की शो हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने वहाँ पे अपने गूगल को भी लॉगिन किया हुआ होता है, आपके डाटा को फैच किया जा रहा होता है, उसी पर्सन्स के साथ उसका नेम ऐड हो जाता है। जैसे जैसे आपकी पिक्चर मूव करती है उसके ऊपर उसका नेम जो है वो लिखा हुआ आता है। इसी तरह क्लासरूम में भी एआई को एग्जिस्ट किया जा रहा है अटेंडेंस के लिए कि वो जो कैमरा लगा हुआ होगा वो आप लोगों की फेसेस को डिटेक्ट करके, फॉर एग्जांपल अली आया हुआ है, मोहम्मद आया हुआ है, तो आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। इसी तरह अगर एक टीचर वो लेक्चर दे रहा है, वो ये देख रहा है कि बच्चे जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे लेक्चर के साथ, मीन के वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो वहीं पे को पायलट के थ्रू जो है उसी स्लाइड्स टॉपिक को कमांड देगा कि इसका एक क्विज जो है वो क्रिएट हो जाए। तो विद इन मिनट वो एक क्विज बन जाएगा और आप लोगों को एक, जैसे जूम मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं, एक कोड दे दिया जाएगा, हर एक पर्सन अपने मोबाइल के ऊपर उसको वो कोड पुट करेगा तो वही क्विज उनके सामने आ जाएगा। तो उसके वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं। फिर आप जो है उसमें अपना आंसर देंगे तो वो फ़ौरन स्क्रीन के ऊपर टीचर को भी शो हो जाएगा और रिजल्ट भी विद इन सेकंड्स आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी जगह पे एजुकेशन में भी आप एआई को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम एग्रीकल्चर में देखें तो एग्रीकल्चर को देखें तो ड्रोन सिस्टम्स आजकल आ गए हैं एग्रीकल्चर में, इरिगेशन सिस्टम है और डिफरेंट इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज़ करते हुए डिफरेंट सेंसर फील्ड्स में घरों में लगाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने गैस के लीकेज को देखना है, फायर को देखना है, तो वो डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो इन चीज़ को डिटेक्ट करके आपको अलार्म दे देते हैं कि इसके राउंड अबाउट ये हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपनी फील्ड्स में लगाते हैं कि आसपास हमारी फील्ड्स में जहाँ पे भी अगर कोई आग लग रही है, अगर वो आग ट्रैवल कर रही है ऐसा ऐसा हमारी फील्ड्स की तरफ, तो आप वहाँ पे एक सिस्टम लगा देते हैं, वो आपको अर्ली जो है जैसे ही वो धुआं या वो आग आपकी फील्ड्स की तरफ आ रही होगी उसको डिटेक्ट करके आपको मोबाइल के ऊपर अलार्म कर देगा कि आपके आसपास जहाँ पे ये आपने सेंसर्स लगाए हुए वहाँ पे ये हो रहा है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा हमें ये होता है कि हम उसके लिए जल्द कोई इक़दाम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह हमारे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट बैंक्स के बाहर कभी कभी बहुत ज़्यादा सायरन बाज रहा होता है, तो हमें नहीं पता होता ये क्यों बाज रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई अनएथिकली एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होती है। कोई एटीएम के ऊपर किसी ने जाके गलत कोड पुट किया या एटीएम को वो कोई छेड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अलार्म स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे बेसिकली सेंसर लगाए जाते हैं। इसी तरह होम्स में देखें, घरों में, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। आप एक फिंगरप्रिंट के साथ अपने घर को लॉक कर सकते हैं, उसमें आप अपने फैंस, लाइट्स, गैस, जितने भी वहाँ पे चीज़ें हैं, आप एक फिंगरप्रिंट या एक मोबाइल की मदद से उसको जो है वो लॉक कर रहे होते हैं और ऑफ कर रहे होते हैं।
बेसिकली हमारे पास एआई हमारी रियल लाइफ में हर एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट हमें देखने की समझने की ज़रूरत है कि हमें इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, या हमें कहाँ पे ये गैप नज़र आ रहा है कि कहाँ पे गैप है जहाँ पे हम अपनी एफर्ट पुट करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हम उस तरफ जाते नहीं हैं, हमें इसकी अवेयरनेस नहीं दी जाती। तो ये एक बहुत जो है वो आप लोगों के लिए एक सक्सेसफुल इवेंट रहेगा कि इसमें आप लोगों को एटलीस्ट कुछ ना कुछ अवेयरनेस दी गई है। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जाके 6-7 सेमेस्टर्स में, या अगर आप इवन 4th-5th सेमेस्टर में भी हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स को देखें। ये जो साइंटिस्ट हैं या ये जो जितनी चीज़ें बनी हैं, लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं। वो इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि मुझे गैप कहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करते हैं और वो हम आम पब्लिक जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। आपको अगर लगता है हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, होम ऑटोमेशन में, कहीं भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम्स लगती है, कहीं पे कोई गैप है, या जो ऑलरेडी सिस्टम वर्क कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, मैं एक बेहतर सिस्टम बना सकता हूँ या मैं बना सकती हूँ, तो उसमें जो है आप अपनी इनपुट दें, उसको सीखें, उसके ऊपर काम करें, और उससे जो है वो आपको भी फ़ायदा होगा और जो बाकी यूज़र्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा। अब देखिए, जिन लोगों ने भी हमें ये सिस्टम बना के दिए हैं, हमारे लिए कितने वो बेनिफिशियल हो रहे हैं। हम व्हाट्सएप को देखें, पहले हमें गूगल पे जाना होता था, पैकेज इंटरनेट का चाहिए होता था। अगर हमारे पास जस्ट व्हाट्सएप पैकेज भी हो तो मेटा ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपनी प्रॉब्लम लिखें और मेरे साथ कम्युनिकेट करें, आप मुझसे अपना सोल्यूशन लें। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यही स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि ये सारे काम आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में करें, ये बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब कंप्यूटर साइंस का बंदा मेडिकल वालों के साथ मिलके काम कर रहा होता है, एग्रीकल्चर वालों के साथ काम कर रहा है, केमिस्ट्री वालों के साथ काम कर रहा है। ये फील्ड मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुकी है। ये हमारे पाकिस्तान में जस्ट ये कंसीडर किया जाता है कि बस कंप्यूटर का स्कोप है, बाकी नहीं है। अगर आप बाहर के मुल्क में मूव करें या रिसर्च पेपर्स को रीड करें तो बेसिकली वहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स को मर्ज किया जा रहा होता है। एक जो मैथमेटिशियंस हैं वो भी डाटा साइंटिस्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी फील्ड के लोग काम कर रहे होते हैं। आप पहले प्रॉब्लम्स को देखें, उसके अकॉर्डिंग बाकी फील्ड्स के लोगों के साथ जो है एडजस्ट हो जाएं, उनसे डाटा लें, उसको साथ मिला लें, उसको भी साथ में समझाएं कि 2, 3, 4 का एक ग्रुप बना के जब मल्टीपल लोग मिलते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है। तो जितने भी ये लोग सक्सेसफुल होते हैं इसमें डिफरेंट लोगों की टीम वर्क की कोलैबोरेशंस होती हैं। ये हमारे यहाँ तो यही ट्रेंड होता है कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम पता चल गई मैं किसी और को बता दूंगा तो जो है वो कर लेगा, मैं रह जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत थिंकिंग होती है हमारी कि आप एक ग्रुप की फॉर्म में किसी प्रॉब्लम को लें, उसमें टास्क डिवाइड कर दें बेशक, और टास्क डिवाइड कर दें, हर एक बंदा एक दूसरे के साथ डिस्कशन करे, आपको वहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काम आप लोग बहुत, मैं समझता हूँ कि लकी हैं कि बेशक आप जिस सेमेस्टर में भी बैठे हैं कि आपको इस तरह की कोई अवेयरनेस सेशंस दिए गए हैं, चीज़ें बताई गई हैं। इससे पहले ये नहीं होता था, स्टूडेंट अपने भी आप पे सारी चीज़ें सिलेक्ट कर रहा होता था। तो इसमें आप लोग कोलैबोरेट करें बाकी डिपार्टमेंट के साथ, उनके साथ मिल के काम करें। हर एक फील्ड में आप एजुकेशन पे कर सकते हैं, हेल्थ पे कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसमें मिलिट्री के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपने जो है कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल अपने आप को साबित करें और लोगों के लिए भी आप इस चीज़ को प्रूव करें कि आप कर सकते हैं। और इसी तरह ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये जितने भी हमारे टॉपिक्स से डिस्कशंस हुई हैं उनके साथ आप हर एक ने ईमेल्स शेयर की होंगी, आप कांटेक्ट करके उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के अबाउट आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। जी ठीक है
क्वेश्चन होते हैं, अगर बंदा कोई क्वेश्चन करता है तो इससे ये पता चलता है कि ऑडियंस जो है वो एक्टिव बैठी है और वो आपको सुन रहे थे। जी पूछिए बच्चे। सर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा पीछे मेडिकल बैकग्राउंड का है, जैसे कोई डॉक्टर है या भारतीय इंडस्ट्री का है, तो वो क्या ये सीख सकता है? बिल्कुल वो कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूं और मैंने एमएस में जो रिसर्च की है वो हार्ट फेलियर्स की डिजीज़ के ऊपर की है। मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था बायो के साथ। ना मैंने एफएससी में वो पढ़ी, ना मैंने बीएस में कहीं पे बायो का सब्जेक्ट पढ़ा। असल जब हम अपने माइंड में ये बात बिठा देते हैं कि मेरा बैकग्राउंड अगर ये होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता, तब हम कुछ नहीं कर सकते होते। मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ के ऊपर एआई को यूटिलाइज किया जा रहा है, जितनी इनपुट एक बायो का बंदा, मेडिकल फील्ड का बंदा दे सकता है, और कोई भी उसमें जो है उतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को डीपली और बेसिक से उनको पता होती है। आपके लिए अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पाइथन को सीखें, आप मशीन लर्निंग पे आएँ। तो जब आप पाइथन एंड मशीन लर्निंग पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी फील्ड में कितना एग्जिस्ट कर रही है, और उससे जो आपको 100% अपनी फील्ड से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी लोग होते हैं, जस्ट कंप्यूटर साइंस वाले की बात नहीं कर रहा, जिनको मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज है, लाइक आपको बायो आती है साथ में कंप्यूटर साइंस सीख लेते हैं, तो आपके जो चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप्स के या जॉब्स के वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिस बंदे को मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च या फील्ड्स का पता होगा। जी अच्छा सर, ये एआई सीखने के लिए मैथ जो हम 10th तक पढ़ते हैं इतनी बेसिक काफ़ी है मैथ, या इससे आगे हाई लेवल की होनी ज़रूरी है? बेसिकली इसमें जो मैथ है वो लाजमी नहीं है कि आपको इतने हाई लेवल की आनी चाहिए। इसमें आप दो चीज़ें सीख लें। सबसे पहले आपकी एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए कि चीज़ों को रीड करना है, उसमें से प्रॉब्लम्स को एक्सट्रैक्ट करना है कि हम प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। फिर आपको कंप्यूटर्स की एक दो फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, आप उसको सीखें, आप ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग पे आ जाएंगे। तो फिर आप जब इन दो को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना लाया करें कि मेरा बैकग्राउंड मैथ था, मैं आईकॉम करके आया हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, या मेरा एफएससी था, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। हमारी लाइफ में हर एक जो नई चीज़ आती है वो एक चैलेंजिंग होती है। अगर हम उसको चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। अगर हम उसी रोने धोने पे बैठ जाएं कि ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो बैकग्राउंड की बात करें तो 9th में जो हमें बायो या कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो वो हम 6, 7, 8 में नहीं पढ़ के आते। सर मेरा एक सवाल है, मैं बीबीए कर रहा हूँ, मेरा 7th सेमेस्टर है, तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ना वो फाइनेंस में है। ठीक है। आपने बताया कि एआई जो है ना वो फाइनेंस में भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि ट्रेडिंग के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में कि उसमें एआई यूज़ हो ट्रेडिंग के अलावा? मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे अवेलेबल्स हैं जिनको आप फाइनेंस की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग में देखें, बैंकिंग में सारे जो है वो एआई टूल्स को यूज़ किया जा रहा है, जिससे जो है हमें सोल्यूशंस मिल रहे हैं। इसमें जैसे ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग में आए, अगर आप बैंकिंग को देखें, फाइनेंस के लोगों के साथ मिलके उसके डेप्थ को देखें, तो वो टोटली एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम में यूज़ ही एआई को किया जा रहा है। तो आप इसमें अपनी फील्ड से रेलिवेंट आप अपनी प्रॉब्लम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे मुझे डाटा की कैलकुलेशंस के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए तो जो आपको प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें बताए, तो विद इन क्लिक आपको ये सारे उसके जो है सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे, हाँ ये है कि वो टूल्स पेड हो सकते हैं कि ज़ाहिर है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए कोई टेक्नोलॉजी की सहूलत चाह रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका कोई ना कोई पे करना पड़ेगा। अगर हम एक मैन्स पावर्स को कम करके कंप्यूटर पे आते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सर अगर कोई फाइनेंशियल ऑडिटर है, कोई इस तरीके का है जो एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा? ये देखें कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको आप 1 by 1 फॉर एग्जांपल पुट कर रहे होते हो, वैल्यूज़ को देख के आपको जो है वो टाइप करके पुट करना पड़ता है। अब इसमें
एआई के जो डिडक्शंस के टूल्स हैं उनको यूज़ करें, वो आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली एक, अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स को देखें जो आईफोन्स हैं, आप इसमें एक पिक्चर्स बनाते हैं और उसी पिक्चर्स बजाय कि आप उसको रिटर्न में लिखें, आप उसको कॉपी करें और जाके पेस्ट करेंगे तो वो एज ए टेक्स्ट आपको कॉपी हो जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्रीज़ आपके पास मुख्तलिफ होती है फाइनेंस में, तो उन इन्वेंट्रीज़ को बजाय कि आप 1 by 1 पोर्ट कर रहे हो तो आप उसमें टूल्स को यूज़ करें, वो फाइल अपलोड करें, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व, मैनेज पावर्स आपकी कम हो जाएगी कि वो सॉफ्टवेयर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। जी और कोई? जी बच्चे माइक दे लो। सर जैसे आपने हेल्थ के में बताया है का वर्किंग, सर समटाइम मशीन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड वी आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर एक पेशेंट है जिसका जो सारा इलाज है वो उसी मशीन पे डिपेंड कर रहा है जो एआई से वो है, तो देन व्हाई आर वी स्टिल मूविंग फॉरवर्ड विद डेवलपिंग एआई? क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह भी तो बहुत है। वो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जहाँ पे हमें कोई फ़ायदा मिल रहा होता है उसमें कोई ना कोई नुकसान भी होता है उसका, लेकिन वजह क्या होती है कि हम उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी एडिक्शंस हो जाती हैं, आदत बन जाती है कि हम पहले भी इन चीज़ों को यूज़ करके आते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें एक सहूलत मिल गई है तो हम उस सहूलत को अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ पे एआई को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग जारी है। जैसे मैंने आपको हार्ट की बात की है, तो हार्ट डिजीज़ की डिटेक्शन के लिए अभी जो मॉडल्स हैं वो 60%, 70, 80% काम कर रहे हैं, वो अभी 100 पे नहीं गए क्योंकि अभी उसके ऊपर वो अंडर डेवलप है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसी तरह जितनी डे बाय डे उसके ऊपर काम करते आएंगे तो वो एट द एंड किसी अच्छे सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो ये डे बाय डे इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अगर आपको कोई ऐसा लगा है कि किसी डिजीज़ के ऊपर अगर कोई एआई को यूज़ किया गया, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है उसके ऊपर, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि एआई ने जो कह दिया वो बस ठीक है, तो वो भी रॉन्ग हो सकती है क्योंकि वो हमारे डाटा के बेस पे जो है वो लर्न करते हैं, प्रेडिक्शन देती है हमें। हम जिस तरह का उसको एक्यूरेसी जितनी हम अपनी बढ़ाते जाएंगे, हमारे रिजल्ट वैसे के वैसे अच्छे होते जाएंगे। सर बट इट इज स्टिल अ मशीन, तो मेरा अभी भी सवाल वही है, व्हाई वी आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड डेवलपिंग एआई? बेटा आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये करने से मशीन अनकंट्रोल हो जाएगी और वो नुकसान देना शुरू कर देगी तो लिहाजा हम मशीन नहीं बनाएंगे, ये सोचने का एक स्टाइल है। आप ये भी तो सोचते हैं कि वो मशीन ऐसा क्यों कर रही है, हम इसको इम्प्रूव क्यों ना करें। ये तो ऐसे है कि जैसे हमने बिजली बनाई है, इससे तो करंट लग सकता है, मार सकता है बंदा, लिहाजा बिजली ना बनाई है। नहीं, ऐसे सोल्यूशन प्रपोज किए जाएँ कि हमें बिजली ना लगे, करंट ना लगे। तो ये तो एक किस्म का आपके लिए फील्ड्स हैं, एक आपके लिए सजेशंस हैं कि आपको एक मैदान मिल रहा है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन करें। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला ने कार बनाई है, अब उसके लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको डेस्टिनेशन दें, वो खुद ही चलेगी। अब आप कह सकते हैं ये तो एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है, मशीन है, लेकिन हमने फिर उसको इनकोरेट करना है। तो यही तो है हमारी डेवलपमेंट। आई थिंक यू गॉट द आंसर। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच। अब ये आपका लास्ट लेक्चर होगा आज का, और ये ऑनलाइन लेक्चर होगा डॉक्टर सिद्धार्थ अशरफ साहब में, जो ऑनलाइन होंगे और कोरिया से हैं, बी कैडेट होकर सुनेंगे। सर प्लीज़ अपना माइक ओपन कीजिए सिद्धार्थ सर और स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा।